स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं पोइट्री सेक्शन और पोइट्री में आपकी 5 पोइम्स हो चुकी हैं। 5वीं पोइम आपकी थी लेमेंट और इन पोइम से संबंधित जो आपका राइटिंग वर्क होता है वो भी आपको सेंड किया जा चुका है। आशा है कि आप लोग जो भी सिलेबस यहाँ से भेजा जा रहा है, जो भी कोर्स यहाँ से पूरा करके भेजा जा रहा है, उसे आप डे बाई डे अच्छी प्रकार पूरा कर रहे हैं। और छठी पोइम आपकी है ला वैली डैम सेंस मर्सी। तो इसके पोएट हैं जॉन कीट्स और ला वैली डैम सेंस मर्सी की हिंदी है कि हृदयहीन निष्ठुर महिला। हृदयहीन निष्ठुर महिला या हृदयहीन सुंदर निष्ठुर महिला। और ये जो कविता है पोएम 6 आपकी ला वैली डैम सेंस मर्सी, ये एक बैलाड है। बैलाड मतलब एक गाथा गीत होता है, इसको बोलते हैं। जैसे किसी की कहानी लिखी जाए पोएम में तो उसको हम बोलते हैं बैलाड। और जॉन कीट्स इसके पोएट हैं। ये कविता एक डायलॉग के फॉर्म में है, यानी दो लोग कविता में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इसी क्रम में कविता में लगभग 8 स्टेंजाज हैं और शुरुआती 3 स्टेंजाज हमने आपके बोर्ड पे लिखे हैं। आज फिलहाल आप संक्षिप्त में कविता की समरी जानेंगे और जो ये 3 स्टेंजाज लिखे हैं इनकी हिंदी में आपको 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड बताएंगे। तो छठी पोएम ला वैली डैम सेंस मर्सी यानी एक हृदयहीन सुंदर निष्ठुर महिला के पोएट हैं जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स के बारे में आप जान लें, बुक अपनी खोल लें आप, पेज नंबर 93 पे आपकी पोएम शुरू होती है 6 ला वैली डैम सेंस मर्सी। और यदि हम पोएट के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले लिखा हुआ है जॉन कीट्स। इनका जीवन काल रहा है 1795 से 1821 तक, यानी काफी कम अवस्था में ये भी इस संसार से विदा हो गए। 1795 में जन्म हुआ है तो मात्र 27 वर्ष की अवस्था में ये इस संसार से विदा हो गए। और पेशे से सबसे पहले ये एक सर्जन थे, लेकिन सर्जन यानी जो चिकित्सा संबंधी, यानी कह सकते हैं कि एक डॉक्टर होता है हाई स्टेटस का, उसकी नौकरी छोड़कर, वो काम छोड़कर इन्होंने कविता लिखने में इंटरेस्ट लिया और इन्होंने कई अच्छी पोएम्स लिखी हैं और ला वैली डैम सेंस मर्सी उनमें से एक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1821 में। एज ए प्रोफेशनल ही वाज ए सर्जन बट ही टुक इंटरेस्ट इन पोएट्री। शुरुआत में पेशे से वो एक सर्जन थे, लेकिन बाद में उन्होंने पोएट्री की ओर इंटरेस्ट लिया, यानी पोएट्री कविताएं लिखी। और इनकी जो बैलाड्स हैं यानी गाथा गीत वो प्रसिद्ध हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद अब आप जान लें ओरली कविता के बारे में कि वास्तव में कविता में कवि ने हमें क्या समझाया है। तो आप लोग को बता दें हम कि इस कविता में जो पोएट जॉन कीट्स हैं वो एक सरदार और स्वयं के वार्तालाप यानी संवाद की बात इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। कवि और एक ऐसा सरदार जो अस्त्रों से शस्त्रों से सुसज्जित है, यानी अपने शरीर पर अस्त्र शस्त्र को डाले हुए है और एक निर्जन सुनसान स्थान पर भटक रहा है। तो रास्ते में उसकी कवि से भेंट होती है और जहाँ पे कवि की भेंट होती है वहाँ पर एक झील है। तो कवि सरदार जो कि घोड़े पर सवार है उसके चेहरे की ओर देखकर कहता है कि हे सरदार, तुम इस तरह से परेशान व्याकुल अवस्था में कहाँ घूम रहे हो? पता नहीं क्यों ये जो झील है इसके किनारे की जो घास है वो सूख गई है और आसपास कोई पक्षी गीत भी नहीं गा रहा है। कवि आगे कहता है कि यद्यपि कि
जो गिलहरियां हैं उन्होंने अपना अनाज भंडार कर लिया है और इस वर्ष की जो फसल है वो भी किसानों के द्वारा काट ली गई है। अर्थात वो सरदार से पूछता है कि तुम्हारे आखिर दुख का विषय क्या है, तुम इस तरह से दुखी अवस्था में यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो। तो वो दुखी सरदार जिसका मुख पीला पड़ा हुआ है, ओंठ सूखे हुए हैं और वो शरीर से वो थका हुआ और व्याकुल दिखाई पड़ता है, वो कवि को जवाब देता है कि मैं इस निर्जर वन में, इस निर्जर स्थान पर एक बहुत सुंदर महिला से मिला था और उसने मुझे इस प्रकार से देखा जैसे वह भी मुझसे प्रेम करने लगी हो और उस महिला को मैंने अपने बहुत तेज चलने वाले घोड़े पर बिठाकर खूब सैर कराई और वो महिला घोड़े पर बैठकर कभी इस और झुककर कभी उस और झुककर बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती थी और उन गीतों में मैं पूरी तरह से खोया हुआ था। आगे सरदार कहता है कि वो सुंदर महिला बहुत ही विचित्र भाषा में बोलती थी और अपनी विचित्र भाषा में वह मुझसे बोली कि मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ और इसके बाद वह मुझे अपनी एक गुफा में ले गई, एक ऐसी गुफा में जिसमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पर उसने मुझे भोजन खिलाया और जंगली शहद भी खिलाया और मेरे साथ वहां पर बैठकर उसने विलाप भी किया और जैसे ही उसने मुझे सुला दिया तो सुला देने के बाद मैंने नींद में देखा, मैंने स्वप्न में देखा कि हजारों हजार राजकुमार और राजा जिनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, शरीर जर्जर है, वो मुझसे कह रहे हैं यानी सरदार से कह रहे हैं कि इस हृदयहीन निष्ठुर महिला के चुंगल से जान बचाकर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी भी वही दशा होगी जो दशा मेरी हुई है। ये महिला तुमसे प्रेम नहीं करती है बल्कि ये प्रेत आत्मा है, यानी ये एक भूत है और ये तुम्हें भी वैसी ही दशा में ला देगी जैसी दशा में हम लोग आप पहुंचे हैं। तो कभी उनकी बातों को सरदार उनकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत होता है और डर से सहमा हुआ वो वहां से निकल भागता है और निकल भागकर वो उसी डर के मारे इधर उधर भटक रहा है और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है। तो यही डायलॉग जो संवाद है वो कविता में स्टेंजास के माध्यम से कवि ने हमको समझाया है। और अबाउट द पोएम आप लोग खोल के रख लें। आप अबाउट द पोएम आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। पेज नंबर आपका है 93। तो पोएम आप खोल के रखें। लिखा है द पोएम ला वेरी डैम्स एंड मर्सी इज ए रोमांटिक एरा पोएम। द पोएम माने कविता, ला वैली डैम्स एंड मर्सी कविता का नाम है, इज माने है, ए माने एक, रोमांटिक माने रोमांचकारी और पोएम माने कविता। तो कविता ला वैली डैम्स एंड मर्सी एक रोमांचकारी कविता है। इट हैड द पैटर्न ऑफ बैलाद, या एक गाथा गीत के रूप में है, अर्थात कविता एक गाथा गीत है। इन सच पोएट्री द नाइट equipped with arms wanders from place to place showing its valor। इन सच पोएट्री ऐसी कविता में द नाइट यानी इस कविता में द नाइट माने सरदार, equipped माने सुसज्जित, with arms माने शस्त्रों से, wanders माने भटकता है, from place to place माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक, showing माने दिखाते हुए, his माने अपने और valor माने अदम्य साहस को, महान साहस को। तो इस कविता में एक सरदार अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अदम्य या महान साहस को दिखाता हुआ फिरता है, भटकता है। If the present poem narrator, in the present poem narrator fell, यहाँ पे जहाँ पे if है यहाँ पे in होना चाहिए। In the present poem narrator fell in love with a beautiful lady। प्रस्तुत कविता में कवि जो स्वयं ही सरदार की भूमिका में है, एक बहुत सुंदर महिला के प्रेम में फंस जाता है। She was like a fairy चेहरा, सी माने वह, वाज माने थी, लाइक माने के समान, ए माने एक,
और फेरी, फेरी माने परी की, चेराप माने बच्चियों के समान, यानी परी के समान थी, कहने का मतलब ये है। और वह महिला परी की बच्ची के समान थी, अर्थात परियों जैसी सुंदर थी। दिस कैल्सियल स्पिरिट चीटेड हिम, कैल्सियल माने होता है आकाशीय, द कैल्सियल माने आकाशीय और स्पिरिट माने आत्मा ने, चीटेड माने धोखा दिया, हिम माने सरदार को। तो उस आकाशीय आत्मा ने यानी बहुत सुंदर महिला ने, जो कि एक प्रेत आत्मा के रूप में थी, उसने सरदार को धोखा दिया। प्रिटेंडिंग टू बी बिलव्ड, ये बहाना करते हुए, ये दिखावा करते हुए कि वह उसकी प्रेमी है, अर्थात प्रेमिका है, और वह उससे प्रेम करती है। नाउ ही इज सैड एंड होपलेस, नाउ माने अब, ही माने वह, ये माने है, सैड माने दुखी, एंड होपलेस माने आशाहीन, और अब कवि आशाहीन और दुखी है। द पोएम इज सिंबॉलिक वन व्हिच शोज नैरेटर्स फ्रस्ट्रेशन इन लव मेकिंग। द पोएम इज सिंबॉलिक, सिंबॉलिक माने होता है प्रतीकात्मक, तो कविता प्रतीकात्मक है। विच शोज जो कि दर्शाती है, नैरेटर्स माने लेखक पोएट के, और फ्रस्ट्रेशन माने निराशा को, तो कविता प्रतीकात्मक है और इसमें पोएट के निराशा को दर्शाया गया है। इन लव मेकिंग, प्रेम में पड़ने के कारण, तो कविता प्रतीकात्मक है और प्रेम में पढ़कर कवि किस प्रकार से निराश होता है, इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो ये पोएम ला वैली डैम्स एंड मर्सी है, इसमें कवि ही अपने को सरदार के रूप में मान रहा है और वो स्वयं से ही प्रश्न पूछता है, अर्थात वो स्वयं से ही सवाल जवाब करता है। इसीलिए इस पोएम को डायलॉग बताया जा रहा है, क्योंकि सवाल जवाब है। तो समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कवि एक सरदार को प्रतीकात्मक रूप से अपने आप को ही मान लेता है, यानी अपने आप को एक सरदार मान लेता है और उससे सवाल जवाब करता है, और वही सवाल जवाब कविता के रूप में हमारे सामने है। तो स्टूडेंट्स, ये जो शुरुआती 3 स्टेंजाज हैं, ये हमने आपके सामने लिख के रखे हैं और इन्हें आज हम पढ़ाएंगे। एक बार ओरली हम आपको और बता दें, कविता में एक ऐसे सरदार का वर्णन है जो अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है और वो जंगल में बहुत ही दुखी और थका हुआ और असहाय अवस्था में यहाँ से वहां भटक रहा है। तो कवि उसके चेहरे को देखकर, उसकी दशा को देखकर उससे पूछता है कि हे सरदार, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इस स्थान से उस स्थान तक क्यों भटक रहे हो? तो सरदार जो है वो जवाब देता है कि मैं इस निर्जन स्थान पे एक ऐसी सुंदर महिला से मिला था जिसने मुझे इस प्रकार से देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करने लगी, और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ, और मैंने उसे अपने बहुत तेज चलने वाले घोड़े पे बिठा लिया। मैंने उसके लिए सुंदर सुंदर फूल बनाए, उसके लिए हार बनाया और उसे अपने सुंदर तेज चलने वाले घोड़े पे बिठा के यहाँ से वहाँ घुमाता रहा। लास्ट में वो महिला मुझे गुफा में ले गई, वहाँ पर उसने मुझे भोजन कराया और जंगली शहद भी खिलाया। साथ ही साथ जब उसने मुझे वहाँ पर सुला दिया तो मैंने स्वप्न में देखा कि वहाँ पे हजारों राजा युवराज बड़ी दीनहीन दशा में मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि इस निष्ठुर हृदयहीन महिला के चुंगल से निकलकर भाग जाओ, वरना ये तुम्हारी भी वही दशा कर देगी जो दशा इसने मेरी की है। तो जगने के बाद कभी वहाँ वो सरदार वहाँ स्वयं को अकेला पाता है और महिला को वहाँ पे ना देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत होता है। भयभीत होकर कभी घोड़े के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा है और वही संवाद हमारे सामने यहाँ पे कविता के रूप में है। और देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। तो लिखा है ओ माने अरे, वाट माने क्या, कैन एल माने होता है मुसीबत, दी माने तुम्हें, नाइट माने सरदार, एड आर्म्स माने शस्त्रों से सुसज्जित। तो कवि शस्त्रों से सुसज्जित सरदार को या सरदार से पूछता है, कवि शस्त्रों से सुसज्जित
सुसज्जित सरदार से पूछता है कि हे सरदार, तुम्हारी मुसीबत क्या है, अर्थात तुम्हारी परेशानी क्या है। एलोन एंड पेरली लॉयटरिंग, एलोन माने अकेले, एंड पेरली माने पीले पड़े हुए, लॉयटरिंग माने भटक रहे हो। तुम आखिर क्यों अकेले और मुरझाए हुए यहां वहां भटक रहे हो। तो कवि सरदार को या सरदार से कवि शस्त्रों से सुसज्जित सरदार से पूछता है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आखिर तुम मुरझाए हुए और अकेले अकेले इन निर्जन स्थानों पर क्यों भटक रहे हो। तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी मुसीबत क्या है। आगे कहता है द सेज हैज विदर्ड, सेज माने यहाँ पे घास, जंगली घास, हैज विदर्ड माने सूख गई है, फ्रॉम माने से, द लेक माने झील के किनारे, तो झील के किनारे की घास मुरझा गई है, सूख गई है। तो झील के किनारे की घास सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। तो कवि आगे कह रहा है कि पता नहीं क्यों झील के किनारे की घास सूख गई है, और क्योंकि आप जानते हैं जहां पानी होता है, नदियां, झील या झरने होते हैं, वहां पक्षियों का कलरव ज्यादा होता है। लेकिन कवि कहता है पता नहीं ऐसा क्यों है कि झीलों के किनारे की घास सूख गई है और आसपास कोई भी पक्षी चहचहाता हुआ, कलरव करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब स्टेंजर 2 देखें आप, आगे कहता है कवि सरदार से, ओ व्हाट कैन, ये सरदार तुम्हें क्या मुसीबत है। द नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित, कवि कहता है हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आखिर आपको क्या मुसीबत है। सो हैगर्ड, सो माने इतने, और हैगर्ड माने व्याकुल, सो हैगर्ड इतने व्याकुल, एंड सो वो विगोन, और इतने ज्यादा दुखी। तो कवि दोबारा पूछता है सरदार से कि हे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आपको क्या मुसीबत है, आप इतने ज्यादा व्याकुल और दुखी क्यों हैं। आगे कहता है द स्क्वायर्स ग्रैनरी इज फुल, कवि कहता है द स्क्वायर्स माने गिलहरियों की, और ग्रैनरी माने अनाज भंडार, इज फुल माने भरा हुआ है। कवि कहता है कि गिलहरियों का अनाज भंडार भरा हुआ है, अर्थात गिलहरियों ने अपना अनाज भंडार कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और किसानों ने भी अपनी अपनी फसल काट ली है, और किसानों ने भी अपनी अपनी फसल काट ली है। तो फिर तुम्हें इस तरह की मुसीबत क्यों है, तुम इस तरह से दीनहीन दशा में क्यों घूम रहे हो। अब देखते हैं तीसरा स्टेंजा, लिखा हुआ है आई सी ए लिली ऑन दाई रोड, कवि कहता है आई माने मैं, और सी माने देखता हूं, ए लिली माने एक कुमुदनी, कुमुदनी सफेद होती है, ऑन दाई रोड तेरी भौं पर, अर्थात तेरे मुखमंडल पर। तो कवि कहता है कि मैं तेरे मुखमंडल पर एक सफेद कुमुदनी देखता हूं, अर्थात मुझे तुम्हारा चेहरा कुमुदनी के समान सफेद दिखाई पड़ता है, मुरझाया हुआ, तेजहीन दिखाई पड़ता है। विद एंग्यूज मोस्ट एंड फेवर ड्यू, विद माने के साथ, एंग्यूज माने नाराजगी की, मोस्ट माने नमी, जिस पर नाराजगी की नमी दिखाई पड़ती है, एंड फीवर ड्यू, और ताप की ओस दिखाई पड़ती है, अर्थात तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी और गर्माहट दिखाई पड़ती है, ताप दिखाई पड़ता है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, एंड माने और, ऑन माने पर, दाई माने तुम्हारे, चीक्स माने गालों पर, ए फेडिंग रोज एक मुरझाया हुआ गुलाब दिखाई पड़ता है, फास्ट विदर्ड टू, जो और ज्यादा तेजी से मुरझा रहा है। तो कवि इस स्टेंजा में सरदार से कहता है कि हे सरदार, मुझे तुम्हारा चेहरा कुमुदनी के समान सफेद दिखाई पड़ता है, उस पर यानी तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी की नमी और ताप
अर्थात तुम्हारा चेहरा तेजहीन और तपता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड ऑन thy cheeks a fading rose, और तुम्हारे गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब दिखाई पड़ता है, अर्थात तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब के समान दिखाई पड़ते हैं। फास्ट विदर टू, जो और तेजी से मुरझा रहे हैं, यानी जो और ज्यादा सूखते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे 3 स्टेंजास। अब इसकी अगर तीनों की हिंदी में एक साथ निकालेंगे तो इनकी हिंदी हो जाएगी कि कवि कवि एक निर्जर स्थान पर घूमते हुए अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार या योद्धा से पूछता है कि हे सरदार या हे योद्धा, तुम इस दीनहीन दशा में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारी मुसीबत क्या है? The sage has withered from the lake, कवि कहता है कि झीलों के पास की जंगली घास सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। कवि कहता है कि हे सरदार, पता नहीं क्यों झीलों के पास की घास सूख गई है और आसपास कोई भी पक्षी कलरव करता नहीं सुनाई पड़ता है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, फिर वही बात दोहराता है कि हे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आखिर आपकी मुसीबत क्या है? सो हैगर्ड एंड सो वोबीगोन, इतने ज्यादा व्याकुल और दुख से भरे हुए दिखाई पड़ते हो। द स्क्वेयर्स ग्रेनरी फुल, यद्यपि गिलहरियों ने अपना अनाज भंडार पूरा कर लिया है और किसानों ने भी अपनी फसल काट ली है, तो आखिर तुम्हारी मुसीबत क्या है? आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, कवि कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा कुमोदनी के समान सफेद दिखाई पड़ता है, जिस पर कि नाराजगी की नमी है, नाराजगी की परत चढ़ी हुई है और ओस की गर्माहट है। एंड ऑन thy cheeks are fading rose, और तुम्हारे गाल सूखे हुए गुलाबों के समान दिखाई पड़ते हैं। फास्ट विदर्ड टू, जो और तेजी से मुरझाते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे 3 स्टेंजास। पार्ट 1 आज आपका कंप्लीट हुआ है और पार्ट 2 में लगभग 3 स्टेंजास हम आपको कल पढ़ाएंगे, बचे हुए स्टेंजास उसके बाद, तो डे बाय डे आपको पढ़ाया जाएगा। जो ये 3 स्टेंजास हमने आपको आज पढ़ाए हैं, इनकी आपको हिंदी लिखनी है होमवर्क में, साथ ही साथ अबाउट द पोएम की भी हिंदी लिखनी है आपको होमवर्क में। और जो भी आपको पहले लिखवाया जा चुका है, तो वो उनके जितने पोएम लिखवाए गए हैं, आपको पढ़ाए गए हैं, उनके सेंट्रल आइडिया आप 1 बाय 1 दोहराते रहें, उनको याद करते रहें, और जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। पोएम पूरी हो जाने के बाद, ये पोएम जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशंस आपको लिखवाए जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के स्टेंजास आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।